जो टॉपिक चलने जा रहा है दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। अगर हम बात करें शुरू की तो मैंने ये कहा था कि एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है इफ देयर इज अ गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। यही तो बताया था। एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन दी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। कहा गया था एक्साइजेबल गुड्स वो होते हैं जो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में मेंशन्ड हो। क्लियर? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 एंड 2 में मेंशन्ड हो, सब्जेक्ट टू टैक्स एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। याद आया? आगे चले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। गुड्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए 8 डिजिट का कोड होता है, जिसमें शुरू के 2 डिजिट होते हैं चैप्टर के, नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं हेडिंग के, नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं सब हेडिंग के, और लास्ट 2 डिजिट होते हैं सब हेडिंग्स के। अगर आप ये चारों चीज़ें देख लेते हैं तो आप टैरिफ आइटम्स पर पहुंच जाते हैं, रेट ऑफ टैक्स आपको पता चल जाता है। हमें पता चल गया कि जो मेरा रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 16%। कितना? लेकिन अगर हमें वैल्यू ना मालूम हो गुड्स की तो हम किस पर ये रेट अप्लाई करेंगे? प्रॉब्लम तो यहां पर ये है। अगर हमें वैल्यू पता चल जाए गुड्स की तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी हम पता कर लेंगे, पक्का ना? तो हम लोगों ने इसके लिए तो देख लिया। जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। इज इट क्लियर? पक्का ना? वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स की अगर बात करें तो यहां पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स की अगर बात करें तो पूरा एक सिस्टम फ्रेम्ड है। आप लोग हमें बताइए कि अगर हम ये बोल दें कि जो सामान आप बेचते हैं, मान लेते हैं आप सामान बेचते हैं 500 रुपए पर, मैं कह दूं 40% इसकी टैरिफ वैल्यू है। टैरिफ का मतलब अभी आते ही बताया 2D में एक्साइजेबल गुड्स विच आर मेंशन्ड अंडर द टैरिफ। अगर मैं ये बोलूं कि 500 रुपए में सामान आप सेल करते हो एंड 40% गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दिस इज द 40% विच मीन्स दिस इज अ टैरिफ वैल्यू, टैरिफ रेट, तो बताओ हमारे पास जो एक्साइजेबल गुड्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? इसमें क्या रेट मल्टीप्लाई कर दें? मान लेते हैं 16%, बोलो ना टैक्स रेट कितना आ जाएगा? बात समझ में आई? ये भी तो एक तरीका हो सकता है। कुछ सामानों पर गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू डिसाइड की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ढंग से समझना, ये वैल्यू है, इसमें मल्टीप्लाई करना है रेट का। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है। क्या की है? जिसको हम आगे से कहेंगे अंडर सेक्शन 4, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। आगे से हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज आर एसेसेबल वैल्यू सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट इन दैट, वो देखेंगे हम लोग। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 4। तो वहां जो वैल्यू निकल करके आएगी, हो सकता है वैल्यू निकल करके आए 250, हो सकता है वैल्यू निकल करके आए 200, हो सकता है वैल्यू निकल करके आए 150, वॉट एवर द केसेस, कुछ भी वैल्यू निकल करके आ सकती है। और जो वैल्यू आएगी उस पर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द एक्साइज ड्यूटी। दिस इज द फर्स्ट वे। और मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसी पर ही रिलाई करते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम इसी पर ही रिलाई करते हैं। बाकी कुछ और केसेस हैं। कितने और केसेस हैं? उन 4 को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे केसेस इसी में ही आते हैं, यानी मैक्स ऑफ द केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 4।
मैक्सिमम जो केसेस होंगे हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को ट्रांजैक्शन वैल्यू सीखना पड़ेगा, क्या होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे इस पर। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, हमें टैरिफ वैल्यू बता दो। क्या बता दो? हमें टैरिफ वैल्यू बता दो। हम जितने पर सामान बेचते हैं ना, हम जितने पर सामान बेचते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज हमारा टैरिफ वैल्यू होगा, और जो टैरिफ वैल्यू हाथ में आएगा उस पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर दो, आ तो गया टैक्स। ड्यूटी का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपकी ड्यूटी की वैल्यू। इज इट क्लियर? ये दूसरा वैल्यू था, ये दूसरा तरीका था। एक और तरीका है, कंपाउंडेड लेवी स्कीम। कौन सा? और ये केवल दो चीजों पर आज की डेट में प्रेजेंटली कवर्ड है। पहला आपका कवर है स्टेनलेस स्टील का पत्ती एंड पत्ता, एंड लास्ट होगा एल्युमिनियम सर्किल्स। दो चीजों पर ये कवर्ड है, स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती एंड एल्युमिनियम सर्किल। इन दो चीजों पर हमारा कवर्ड है। कौन सा? कंपाउंडेड लेवी स्कीम। केवल दो चीजों पर, केवल दो चीजों पर चलता है ये। किन पर? किन पर? स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती एंड एल्युमिनियम का सर्कल। इज इट क्लियर? आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर इसको देखेंगे क्या होता है। मैंने कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैक्सिमम केसेस किस में आते हैं? फिलहाल अभी और बचा हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से भी आपके ऊपर टैक्स लगता है। किसके ऊपर? आपकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट साल भर में बनाने की। असिस्टेंट कमिश्नर आपके कैपेसिटी को डिटरमाइन कर लेगा। हर महीने आप टैक्स देते जाओ, हर महीने टैक्स देते जाओ। कितना प्रोडक्शन किए कोई मतलब नहीं, कितना माल बिका कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री 15 दिन से ज़्यादा के लिए बंद हो गई तो थोड़ा प्रोपोर्शनेट डिडक्शन भी मिल जाता है। 15 दिन से ज़्यादा अगर लगातार फैक्ट्री बंद हो गई तो थोड़ा डिडक्शन मिल जाता है। चलो अभी भी हम उस पर नहीं जा रहे, आएंगे उस पर भी आएंगे, देखेंगे। पहले एक बैकग्राउंड तो देख लें क्या क्या पढ़ना है। पहला हम लोगों ने देखा मैक्सिमम केसेस इसमें आएंगे, अगर इसमें ना आए तो। एक लास्ट और बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ड्यूटी। किसी भी सामान के लेंथ, साइज और वॉल्यूम पर अगर आप टैक्स चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ड्यूटी। सिगरेट इसमें कवर होता है, शुगर इस कैटेगरी में कवर होती है। सिगरेट अगर 5 mm लेंथ का है तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी 2 रुपए पर सिगरेट, मतलब आपको नहीं, बनाने वाले को। तो जो प्रोडक्शन करता है या मैन्युफैक्चरर है सिगरेट का, उसको सिगरेट की साइज के हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ती है, छोटा सिगरेट बड़ा सिगरेट। गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है कितने सिगरेट, कितने रुपए का सिगरेट बिका। कम दाम हुआ या दाम सिगरेट का बढ़ गया, तो अगर सिगरेट का दाम बढ़ भी जाए तो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतनी ही मिलेगी। तो गवर्नमेंट को बार बार नोटिफिकेशन देने पड़ते हैं कि अब रेट इतना होगा, अब रेट बढ़ना चाहिए, अब रेट घटना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी टेंशन में रहती है फिलहाल। तो कुल मिलाकर ये 4 और तरीके हैं। अगर किसी सामान पर ये 4 तरीके ना लगे, अगर किसी प्रोडक्ट पर ये 4 तरीके ना लगें तो कहाँ जाएगा वो सामान? कहाँ जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से, जिसे हम एसेसिबल वैल्यू भी बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या उस सामान पर टैरिफ वैल्यू डिसाइडेड है? नहीं। आगे चलो, क्या वो सामान हमारा स्पेसिफिक ड्यूटी में आता है? नहीं आता। प्रोडक्शन कैपेसिटी में नहीं, कंपाउंडेड लेवी में नहीं, तो कहाँ जाएगा फिर? इज इट क्लियर? सेक्शन 4 में जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन इसी पर रहेगा। ये तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, सारा समय यही लेने वाला है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4। क्लियर है? स्टार्ट करें। ये समझ में आया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं?
for the purpose of having the value of the goods so that the excise duty can be charged by applying the duty rate. Is it clear? क्या है वैल्यूएशन में? पहला, स्पेसिफिक ड्यूटी के बेसिस पर, वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? दो मैंने बताया, सिगरेट एंड शुगर. इस केस में स्पेसिफिक ड्यूटी के केस में ड्यूटी चार्ज होती है किसी भी सामान के लेंथ और साइज के बेसिस पर, लेंथ और साइज के बेसिस पर, लेंथ और साइज के बेसिस पर. इज इट क्लियर? तो स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए कुछ ही केसेस हैं, सारे केसेस नहीं आते. बोल सकते हैं? बोलें. इन दिस केस सम गुड्स, कुछ ही सामान आते हैं, सारे. इन दिस केस सम गुड्स ड्यूटी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, लेंथ, वेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा और साइज. फॉर इंस्टेंस, ड्यूटी पेबल ऑन सिगरेट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. However, this method of levying duty demand frequent revision in order to increase revenue. अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो बेटा तब तक इंक्रीज नहीं होगा रेवेन्यू जब तक कि आप चेंजेस न लाएं रेट ऑफ ड्यूटी में, कि अब हर एक सिगरेट पर 5 mm के सिगरेट पर 2 रुपया नहीं लगेगा, 3 रुपया लगेगा, तब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी. नहीं तो बेटा सरकार को कोई रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होने वाली, अगर सिगरेट का दाम बढ़ भी जाए तो भी. बात समझ में आई? तो लिख लें आप, जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी, एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. लिखें एग्जाम्पल, अगर चाहें तो बुक में लिख लें, चाहे कॉपी में लिखें. एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन सिगरेट. एक्साइज ड्यूटी payable on cigarette based on length of the cigarette, based on length of the cigarette. If the length of cigarette is 5 mm, ऐसे, if the length of cigarette is 5 mm, the rate of duty is rupees 3 per cigarette. Is it clear? बात समझ में आई? तो यहां पर सिगरेट की साइज के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो, क्लैरिटी रहेगी. एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर इज, excise duty on sugar is rupees 100 per quintal, rupees 100 per quintal, rupees 100 per quintal. Is it clear? पक्की बात है. अब समझ में आया एक्साइज ड्यूटी क्या है, स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी क्या है. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. मैंने अभी तक केवल एक ही चीज़ बताई कि तरीके तो हमारे पास कई हैं. पहला तरीका जो हम लोगों ने किनारे कर दिया, स्पेसिफिक ड्यूटी कहता है ये ड्यूटी कुछ सामानों पर चार्ज होती है उनकी लेंथ, वेट, वॉल्यूम और साइज के हिसाब से, जिसमें पहला एग्जाम्पल था आपका सिगरेट और दूसरा एग्जाम्पल आपका था शुगर का. चलें, ये सिगार मोटा होता है, सिगरेट पतली होती है. ये क्या है? सिगरेट की साइज, ये सिगरेट की साइज. कहते हो ना गोल्ड फ्लैग देना, बड़ा वाला देना, छोटा वाला. बोलते हो नहीं बोलते हो? अच्छा, अभी कोई कहता हाँ सर बोलते हैं. बोलते हुए पाए जाओगे तो मार खाओगे. लिखें, लिखना नहीं है, सुन लें. ड्यूटी बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू. हाँ,
जो भाई ग्लास देखिए हो कभी, ग्लास तुम लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? शीशा घर पे होगा, नहीं देखो पीछे भी शीशा रखा हुआ है। ये ग्लास इतना बड़ा है लेकिन इसकी जो मोटाई है इतनी है। ये ग्लास 6 mm का है, और जो नॉर्मल तुम लोग शोरूम वगैरह में जाते हो ना, दरवाज़ा खोलते हो, बड़ा मोटा ग्लास होता है, वो इतना मोटा होता है। ये 12 mm का ग्लास होता है। कितने mm का? तो ये साइज़ डिपेंड करती है, 12 mm, 5 mm, 6 mm। ठीक। अच्छा, टैरिफ वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? टैरिफ वैल्यू, ड्यूटी बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू। क्या मैंने बताया इसमें? कोई हम बता सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था टैरिफ वैल्यू। टेस्ट योर नॉलेज, कितना दिमाग में है? रोक लो, कौ किताब का है देख रहे हो? टैरिफ वैल्यू मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? कैसे? इस सेल प्राइस पर 30%, ये आपका टैरिफ वैल्यू है। मींस दिस इज द वैल्यू ऑन विच द ड्यूटी इज टू बी चार्ज्ड। टैरिफ वैल्यू यानी एक्साइजेबल वैल्यू। टैरिफ वैल्यू का मतलब एक्साइजेबल वैल्यू, और उस एक्साइजेबल वैल्यू पर आप टैरिफ रेट लगा लो, आपका आ जाएगा एक्साइज ड्यूटी। लिखें, अगर है बुक तो उसी को देख लें, लिखने की जरूरत नहीं है। बुक है ना सबके पास? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, लिखने की जरूरत नहीं है, टू नोटिफाई, यानी कुछ सामान को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो सामानों को नोटिफाई कर सके नोटिफिकेशंस के थ्रू। द वैल्यूज ऑफ द गुड्स विच विल बी चार्जेबल टू एड वैलोरम ड्यूटी। सर ये एड वैलोरम ड्यूटी क्या है? एड वैलोरम ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू by applying the rate of duty, by applying the rate of duty, duty based on value, value multiplied by rate of duty, इसे हम कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। इसे हम कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी, यानी ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू। चलो फिर से सुनो, मैंने अभी तक जो तुम लोग को बताया, स्पेसिफिक ड्यूटी चार्ज होती है कुछ सामानों पर, सिगरेट है, शुगर है, एग्जाम्पल मिल गया, साइज, लेंथ, वेट, वॉल्यूम के हिसाब से। अब मैं बात कर रहा हूं टैरिफ वैल्यू की। टैरिफ वैल्यू में छोटी छोटी चीजें पहले हटाता जाऊं तो थोड़ा बड़ी चीजों पर आएंगे। टैरिफ वैल्यू क्या है? आपको एक वैल्यू डिसाइड कर लेनी है। टैरिफ का मतलब एक्साइजेबल, टैरिफ का मतलब एक्साइजेबल। सामान आपका बिका 500 रुपए में, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है 40% टैरिफ वैल्यू है, तो इसका मतलब टैरिफ वैल्यू का मतलब एक्साइजेबल वैल्यू कितनी निकल करके आई? 200 रुपए। आपका सामान 500 रुपए में सामान बिकता है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 60% टैरिफ वैल्यू है। कितनी परसेंट टैरिफ वैल्यू है? तो बताओ कितना आ जाएगा? 300। अब ये जो टैरिफ वैल्यू निकली है, इस वैल्यू पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्साइज ड्यूटी के रेट का, तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी एक्साइज ड्यूटी आई। इज इट क्लियर? अब मैं इसी के बारे में 4 लाइनें बोलता हूं। The central government is empowered to notify the value of goods which will be chargeable to ad valorem duty as per the Central Excise Tariff Act. In such a case, the task is easy since the value is already fixed. तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कैलकुलेशन करना। For example, छोड़ दें, the central government may fix different tariff values for different classes or description of the same excisable goods. यानी गवर्नमेंट चाहे तो एक ही सामान के लिए अलग अलग प्रोड्यूसर के लिए अलग अलग टैरिफ वैल्यू डिसाइड कर सकती है, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के लिए अलग अलग टैरिफ रेट डिसाइड कर सकती है, और अलग अलग सामानों के लिए भी अलग अलग टैरिफ वैल्यू डिसाइड कर सकती है। दैट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जी सर, एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू, एग्जाम्पल ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि तुम लोग जब पढ़ो तो तुम लोग को ये क्लियर हो जाए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटी बेस्ड ऑन टैरिफ वैल्यू। रेडीमेड गारमेंट्स,
रेडीमेड गारमेंट्स एज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, रेडीमेड गारमेंट्स एज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। नीचे लिखें क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखें क्वेश्चन नंबर 1। प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट इज, प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट इज 500 पर मीटर या पर यूनिट। प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट इज 500 per unit and tariff value is 30%. Tariff value is 30%. Tax rate is 12.5%. Tax rate is या ड्यूटी रेट is 12.5%. ड्यूटी रेट is 12.5%. हमने आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें मैंने बोला है सेल प्राइस ऑफ गारमेंट कितना है, 500 रुपये पर यूनिट। मैंने बोला कि टैरिफ वैल्यू कितना है, 40%, 40 बोला है ना, 30 बोला है, 30% ऑफ 500, इसका मतलब कितना निकल आया 150। एक्साइज रेट कितना दिया है 12.5%। तो बताओ एक्साइज ड्यूटी कितनी आ गई, 150 का 12.18 दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात। दो चीजें हम लोगों ने देख ली, दो चीजें हम लोगों ने देख ली। पहला स्पेसिफिक ड्यूटी, कोई डाउट नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन साइज, लेंथ, वेट। टैरिफ वैल्यू which has already been decided by the government and it is easy to calculate the amount of duty by having the tariff value, by having the tariff value। tariff value का मतलब एक्साइजेबल वैल्यू, और एक्साइजेबल वैल्यू पर कैसे पहुंचेंगे, जितनी सेल प्राइस होगी या जितनी प्राइस होगी उसका टैरिफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टैरिफ वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? जो हमारे पास गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू हमको दिया हुआ है 30%, 40%, 50%। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं, अभी एक और छूट रहा है एमआरपी बेस्ड, एक और आते हैं कंपाउंडेड लेवी स्कीम। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कंपाउंडेड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी या कंपाउंडेड। कंपाउंडेड के लिए गवर्नमेंट ने केवल दो चीज़ों को नोटिफाई किया है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, एल्युमिनियम का सर्किल और स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती, दैट्स इट। कहीं लिखना हो लिखो, नोट में लिख लो, कहीं लिखना हो तो लिखो अंडर द कंपाउंडेड लेवी स्कीम, ये तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, अंडर द कंपाउंडेड लेवी स्कीम two products are covered, two products are covered, only two products are covered, only two products are covered under the compounded levy scheme, only two products are covered। नंबर 1 स्टेनलेस स्टील का पत्ता और पत्तीज, स्टेनलेस स्टील पत्ताज और पत्तीज। नंबर 2 एल्यूमिनियम सर्किल्स, नंबर 2 एल्यूमिनियम सर्किल। तो अब कंफ्यूजन के लिए स्कोप नहीं रहा। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है और वो एल्युमिनियम पत्ता और पत्ती और स्टेनलेस स्टील का पत्ता, पत्ती और एल्युमिनियम सर्कल को छोड़ करके कोई है, तो हम जान जाएंगे कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हुआ, ढंग से सुनना। जब भी हम स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील के पत्ता और पत्ती की बात करेंगे या एल्युमिनियम सर्किल की बात करेंगे, तो उस पर ड्यूटी कैसे फिक्स होगी
क्या हमें कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि सामान प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से है? प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास आता है, वो आपके साल भर की नॉर्मल कैपेसिटी चेक कर लेता है मशीनों की साइज वगैरह देख करके कि आप इतना सामान बना सकते हैं, और आप ठहरे चोर आदमी। क्या ठहरे? चोर मचाए। तो आप ठहरे चोर आदमी, हमें आप लोगों पर भरोसा नहीं है कि आप हमें सही ड्यूटी पे करोगे। हम आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड कर लेते हैं इन आइटम्स पे। किन आइटम्स पे भी आते हैं? पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, जो भी है, इन आइटम्स में हम आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड कर लेते हैं। और अगर आपने सामान बनाया तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं बनाया तो भी देनी पड़ेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन का काम हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे अकाउंट में हर महीने इतना पैसा आ जाना चाहिए। लोग हफ्ता वसूलते हैं, सरकार हम लोगों से महीना वसूलती है। बोलो, लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये वो पॉइंट हैं जो शायद बुक्स में ना मिलें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। नंबर 1 लिखना, एनुअल कैपेसिटी। एनुअल कैपेसिटी यानी सालाना देखा जाता है। एनुअल कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइंड बाय असिस्टेंट कमिश्नर। डिटरमाइंड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स का नहीं, सेंट्रल एक्साइज का, ठीक है। डिटरमाइंड बाय असिस्टेंट कमिश्नर। आ रहे। पॉइंट नंबर 3, रिमूवल ऑफ गुड्स और एक्चुअल प्रोडक्शन हैव नो रेलिवेंस। कोई मतलब नहीं है। रिमूवल ऑफ गुड्स और एक्चुअल प्रोडक्शन हैव नो रेलिवेंस। रिमूवल ऑफ गुड्स और एक्चुअल प्रोडक्शन हैव नो रेलिवेंस। Duty must be paid on monthly basis. Duty must be paid on monthly basis. Must be paid on monthly basis. Or the last and important point. If the production is closed, for more than 15 days, for more than 15 days or more, more than 15 days नहीं, 15 days or more, unit is closed 15 days or more, exact 15 दिन भी होगा तो भी ये कवर होगा, 15 days or more, then the duty will be deducted proportionately. important चीज़ है, then the duty will be deducted proportionately. तो हमें इतना समझ में आया, हमें अब तक इतना समझ में आया, जब आप बात करेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी की तो ये साइज, लेंथ, वेट के हिसाब से चार्ज होती है। सिगरेट और शुगर का मैंने एग्जांपल दिया। जब हम टैरिफ वैल्यू की बात करते हैं तो टैरिफ का मतलब एक वर्ड निकल करके आता है एक्साइजेबल। तो हम एक्साइजेबल वैल्यू तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमें अमाउंट परसेंटेज दिया उसको यूज़ करके प्राइस पर हम टैरिफ वैल्यू निकाल सकते हैं और उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी हमारे हाथ में, और हम लोगों ने गारमेंट का क्वेश्चन अभी किया, 500 का 30% और रेट ऑफ ड्यूटी था 12.5%। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ दैट इज ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। गवर्नमेंट ने आपकी प्रोडक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर यानी गवर्नमेंट ने चीज़ों को नोटिफाई किया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो जो शायद नहीं लिखवाया मैंने। ड्यूटी पेबल शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूटी पेबल शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट।
एग्जाम्पल्स किन पर चार्ज होती है? टोबाको, जर्दा, खैनी एक्सेट्रा। भाई चोरी तो उसी में ही होती है, जो आदमी किसी की जान ले सकता है, गवर्नमेंट की भी जान ले सकता है। नहीं समझे? हाँ, टोबाको, जर्दा और खैनी, ये सारी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। गवर्नमेंट को केवल दवा, दारू, सिगरेट और यही सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से क्या है। मैं पढ़ता हूँ, ढंग से सुनेंगे, कुछ चीज़ छूटी होगी तो देख लेंगे, वैसे कोई चीज़ छूटी नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू यानी इनकम को बचाने के लिए या अपनी इनकम को सेव करने के लिए may notify goods on which excise duty shall be levied and collected in accordance with the provision of this section. सेक्शन आपको नहीं मालूम, सेक्शन 3 कैपिटल ए, छोड़ देना। The government may notify the goods having regard to the nature of the process of manufacture or production of excisable goods of any specific description, छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को। पान मसाला, गुटखा, टोबाको एक्सेट्रा आर नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन। इज इट क्लियर? असिस्टेंट कमिश्नर मैंने बता दिया। एनुअल कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है? असिस्टेंट कमिश्नर। वो जब भी एनुअल कैपेसिटी डिसाइड करेगा, मैनिपुलेशन की जहाँ तक बात है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन हम यहाँ पर आपको चोरी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, और उसमें भी आप चोरी की बात करें अच्छी बात नहीं है, हाँ या ना? तो मैनिपुलेशन हर जगह पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ पर यही बताना चाहेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनता। वो कहता है जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आई विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एज पर द नॉर्मल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? आप भले उसको जा करके कुछ दे दे और वो कैपेसिटी को कम कर दे, वो बाद का मैटर है, करने वाले करते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आ रहा हूँ ना, अभी तो मुझे ये ख़त्म करना है, उसके बाद जब मैं ये बताऊँगा तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, और उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और एक नया अभी हेडिंग जुड़ना बाकी है इसमें, जो मुझसे छूट गया है, एमआरपी बेसिस। उसको पढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, और इसमें पूरा का पूरा 2 क्लास तो जाएगा। खुश? अब खुश? इसके बाद इस एक्साइज में कुछ बचा नहीं है तुम लोग के लिए, केवल अगर वैल्यूएशन ढंग से कर लो तो अब इसके बाद एक्साइज में ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बहुत आसानी के साथ ख़त्म होता जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, वैल्यूएशन। मैंने क्या बोला कि असिस्टेंट कमिश्नर डिसाइड कर लेगा, मैनिपुलेशन को मारो अभी गोली, और उसके बाद आपका फैक्ट्री चल रहा है, आपका फैक्ट्री बंद हो गया, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने तो पहले ही कहा था कि आप चोरी कर सकते हो, हम सेफगार्ड के लिए आपके इस सामान को नोटिफाई किए हैं। अब ये मत बोलना फैक्ट्री बंद रही तो ड्यूटी कम कर दो। हाँ, 15 दिन या उससे अधिक अगर आपका यूनिट क्लोज रहा तो ये आपके ऊपर अत्याचार हो जाएगा। आप कितना प्रोडक्शन करते हो एक्चुअल में हम तो कभी देखने आ ही नहीं रहे, हमने आपकी ड्यूटी अमाउंट फिक्स कर दी, अब आप हमको ड्यूटी देते जाओ। लेकिन अगर यूनिट 15 दिन या उससे अधिक बंद है तो हम आपकी ड्यूटी को प्रोपोर्शनेटली कम कर देंगे। इज इट क्लियर? बस इतना याद रखना है। अब जिन चीज़ों पर बेस रहेगा वो फैक्टर्स तो देखने पड़ेंगे नहीं कि असिस्टेंट कमिश्नर किन फैक्टर्स को लेकर के कैलकुलेट कर रहा है ड्यूटी या आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी। बच्चे ने कहा 15 डेज और मोर एनुअल बेसिस पर है या पर मंथ, बट ऑब्वियस है जब एनुअल कैपेसिटी डिसाइड हो रही है तो यहाँ पर भी हम 15 दिन या उससे अधिक की बात करेंगे एनुअल बेसिस पर ही, न कि पर मंथ। तब तो चोरी की संभावनाएं 12 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर महीने में 15 दिन होते हैं। ठीक है ना? आते हैं कंपाउंडेड लेवी स्कीम। क्या होती है ये कंपाउंडेड लेवी? यहाँ तक ये क्लियर है, ये क्लियर है, और अब हम लोगों ने ये भी क्लियर कर दिया। एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, स्पेसिफिक ड्यूटी भी नोटिफाइड चीज़ों के लिए कुछ सामानों पर, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कुछ सामानों पर है, और टैरिफ वैल्यू भी
कुछ सामानों पर। प्रोडक्शन कैपेसिटी बताया तो रेट ऑफ ड्यूटी आप टैरिफ में देख लेना, पान मसाला तंबाकू और गुटखा के लिए कितना है, ठीक है ना। आते हैं कंपाउंडेड लेवी स्कीम, आपकी कैपेसिटी डिटरमाइन कर दी, अब आपसे कुछ बोलना नहीं। आते हैं कंपाउंडेड लेवी स्कीम। एल्युमिनियम का पत्ता, एल्युमिनियम सर्किल और स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती। बार बार मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि हम इसके बाहर इसको देखेंगे भी नहीं। मैं इसका एग्जाम्पल पढ़ने जा रहा हूँ स्क्रोलिंग रोल के हिसाब से। एल्युमिनियम पत्ता एंड पत्ती का मैं एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती का मैं एग्जाम्पल पढ़ने जा रहा हूँ, उसको ढंग से सुनना। तो तुम लोग को ये जरूर कन्फ्यूज़न होगा कि क्या मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ क्या। उसके बाद हम आपका ये डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपके दिमाग में आएगा। लिखें एग्जाम्पल ऑन ड्यूटी बेस्ड ऑन कंपाउंडेड लेवी स्कीम। कंपाउंडेड लेवी स्कीम, रेट ऑफ कंपाउंडेड लेवी स्कीम के रेट ऑफ कंपाउंडेड लेवी LEVY, कई लोग लिवाई कहते हैं, तो कंपाउंडेड लेवी, रेट ऑफ कंपाउंडेड लेवी इन केस ऑफ रोल्ड स्टेनलेस स्टील पत्ता, रोल्ड स्टेनलेस स्टील पत्ताज ₹40,000 पर रोल, ₹40,000 पर रोलिंग मशीन पर मंथ, ₹40,000 पर रोलिंग मशीन पर मंथ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि एक मशीन पर 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। हर एक मशीन पर हर एक महीने पर 40,000 रुपये के हिसाब से आपको क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना, हर महीना, हर मशीन, प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन हम यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं सर? थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, नहीं तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। अब ज़रा ढंग से सुनना मेरी बात। दोनों को बनाने का पर्पस ये था कि टैक्स की चोरी की पॉसिबिलिटी को दूर किया जाए, हाँ या ना। अगर आपने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का पत्ता और पत्ती और एल्युमिनियम सर्कल में चोरी करने की कोशिश की, इट इज एन ऑप्शन, इट इज एन ऑप्शन। अब क्लियर हुआ? आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहां ना जा करके आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहां ना जा करके यहां आ जाओ। अगर आपको यहां थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सुविधा होगी आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चुट्टे निकले, अगर आपने टैक्स चोरी करने की कोशिश की, तो हम अब आपसे ये ऑप्शन छीन लेंगे और आपको वापस जाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? कितना आसान सा चीज़ है। यानी एल्युमिनियम सर्किल और स्टेनलेस स्टील के पत्ता और पत्ती के लिए हम लोग इस सिस्टम पर आते हैं। एंड दिस सिस्टम हैज बीन फ्रेड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंसी टू द गवर्नमेंट एज वेल द मैन्युफैक्चरर। बट इफ दिस इज एन ऑप्शन, बट इफ the manufacturer trying to evade tax, then in that case that is the compulsion on the manufacturer or producer of both of these two things to follow production capacity basis duty. Is it clear? पक्का ना? अब तो कोई डाउट नहीं रहा, 100% श्योर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर से एक बार सारा बताएं, फिर एमआरपी बेसिस पर आते हैं। स्पेसिफिक ड्यूटी मैंने बोली,
स्पेसिफिक ड्यूटी मैंने बोली कि साइज, लेंथ, वेट, वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें मैंने एग्जांपल दिए शुगर एंड सिगरेट, यानी CS करने वाले उधर जाते हैं, C सिगरेट, S शुगर। इधर आओ वापस किस पर, टैरिफ वैल्यू। ये टैरिफ वैल्यू डिसाइड कर दी गई है, 30% इज योर टैरिफ वैल्यू। नाउ बाय अप्लाइंग द 30% यू विल गेट द टैरिफ वैल्यू यानी एक्साइजेबल वैल्यू, और उस एक्साइजेबल वैल्यू पर रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारे सामानों पर अप्लीकेबल नहीं होते, उन सामानों को जिनको नोटिफाई किया गया। आते हैं हम लोग कंपाउंडेड लेवी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमने सबसे पहले देखा प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी इसमें भी एक चीज लिखवानी बाकी है, चिंता मत करना। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कंपाउंडेड लेवी स्कीम, गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को नोटिफाई किया है, कहा कि आपकी एनुअल कैपेसिटी हम चेक कर लेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर जाएगा, आपको सारी चीज़ें देखेगा, जज करेगा, आपकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड कर लेगा, आपका ड्यूटी तय कर देगा, बात खत्म। अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपका यूनिट 15 दिन या उससे अधिक क्लोज रहता है तो आपकी ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट कर दी जाएगी। दैट्स इट। आते हैं इन चीज़ों पर। कंफ्यूजन रहता है कि इन चीज़ों पर ये सेक्शन, ये पार्ट एप्लीकेबल होता है या ये। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो केवल इन दो चीज़ों पर ही ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा, स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती और दूसरा एल्युमिनियम। बार बार बोलने का पर्पज़ ये है कि दिमाग में ये सेट हो जाए, केवल दो, तीसरा नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर एल्युमिनियम का सर्किल और स्टेनलेस स्टील का पत्ता पत्ती आता है तो दिमाग में सेट करना है, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, बात खत्म। इसके अलावा कोई चीज़ है तो ये तो बिल्कुल नहीं। श्योर। तो अब अगर बात करें कि कैसे डिसाइड हुआ, 40,000 पर रोलिंग मशीन पर मंथ, ये डिसाइड हो गया। इसका मतलब हमने ड्यूटी किस बेसिस पर देनी है, कंपाउंडेड लेवी स्कीम। लेकिन यह ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसमें भी चोरी चकारी करेंगे तो आप कहां चले जाएंगे। इज इट क्लियर? एंड इट इज अ मैंडेटरी, इट इज नॉट एन ऑप्शनल। इफ द गुड्स आर नोटिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, this is not an option which has been given to you. Only the option is this one, either to go here or go here. हाँ, देखो कितना अच्छा बात बोला बच्चा कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पत्ता एंड पत्ती और एल्युमिनियम सर्कल यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ जाने के लिए, आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो ये तो मैंडेटरी है ही है, ये तो है ही मैंडेटरी, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे गए और चोरी कर रहे हो बेटा, तो वापस इधर आ जाओ। हम चोरी करने के लिए ऑप्शन थोड़ी दिए थे, ठीक है ना। अब क्लियर है बिल्कुल। अब तो हमें नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। बोलो, कट कर दें, नया पॉइंट एक आएगा अब, MRP बेसिस। पता नहीं क्यों उस समय दिमाग में नहीं आया, मैंने लिखवाया नहीं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेसिस, MRP बेसिस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का बेस है। पहले एक एक्ट चलता था, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976। ये एक एक्ट चलता था, उस एक्ट को हटाया गया, अब एक नया एक्ट आया है उसकी जगह। हाँ, कौन बोला? ये नया एक्ट आया है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, MRP बेस्ड। हेडिंग लिख लें आप, हेडिंग लिख लें, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन MRP। एग्जाम्पल इसलिए पहले ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया, एक टैरिफ वैल्यू पढ़ाया था कि 500
का 30% टैरिफ वैल्यू है। मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से लिख दूं तो शायद आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 500 का सामान है, 70% रिबेट दे दो तो बचेगा 150। बात तो वही पड़ी ना। रिबेट मतलब अबेटमेंट। एक चीज है डायरेक्ट वैल्यू बताना, 30% इज योर वैल्यू, दूसरा बोलो 70% अबेटमेंट ले लो। बात तो दोनों की एक ही है। नहीं समझे मेरी बात? ये भी तो इस तरह से भी अबेटमेंट दे करके भी आप तो एक्साइजेबल वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज योर एमआरपी बेस कि लास्ट प्राइस जो होती है उसमें आप अबेटमेंट दे दो, एक्साइजेबल वैल्यू पर आप पहुंच जाओगे। दैट इज योर एमआरपी। जैसा कि नाम वैसा काम। एमआरपी, सामान लेने जाते हो मार्केट में, कहते हो सामान दो, लिखा है एमआरपी 15 रुपए, ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ओ यानी उसमें एक्साइज ड्यूटी भी जुड़ी हुई है, इनकम टैक्स भी जुड़ा होगा, उसमें सेल टैक्स भी जुड़ा होगा, उसमें कस्टम ड्यूटी, जो जो ड्यूटी लगनी चाहिए थी सारी ड्यूटी जुड़ करके आपको 15 रुपये में। लेकिन अगर आप देखें तो जो सिनेमा हॉल होते हैं, आप लोग सामान खरीदते हैं, लिखा रहता है सिनेमा हॉल के अंदर क्या लिखा रहता है, एमआरपी वही 15 रुपये, लेकिन आप उसी सामान का डबल रेट दे करके आते हो। और आप लोगों में से कोई अपोज भी नहीं करता कि क्यों, एमआरपी से अधिक सामान कैसे सेल हो सकता है। नाम ही है उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, समझे। लेकिन वही हम लोग जाते हैं पिज्ज़ा का दे आते हैं, 80 का पिज्ज़ा होता है 200 रुपये दे देते हैं, है कि नहीं। और वही कोल्ड ड्रिंक जो वो निकाल लेते हैं, आपके ग्लास में दे दिया, अब बता एमआरपी कहाँ लिखा है। ये मेरा एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस हो गया। आपको बॉटल कभी नहीं देते वो, उसके पीछे रीज़न ही है, आप केस कर दोगे। नहीं समझे? हाँ, तो अब उन्होंने ऐसे ऐसे निकाला, उसमें डाल दिया, लो बेटा आप 40 रुपए का, क्या ये बाकी 15 रुपये सर्विस चार्जेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमआरपी बेस्ड भी हम लोग ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे आओ, अबेटमेंट दे दो। क्या दे दो? अबेटमेंट। ड्यूटीज सारी हट जाएंगी अबेटमेंट में, सेलिंग एक्सपेंसेस हट जाएंगे अबेटमेंट में। क्यों? वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, अपने आप उस वैल्यू पर आ जाओगे जो एक्साइजेबल वैल्यू होगी। उस पर रेट ऑफ ड्यूटी का मल्टीप्लाई कर लेना, आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। जरा एक एग्जांपल लिखें। एमआरपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 20,000। एमआरपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 20,000। ऊपर जरूर लिख देना एमआरपी बेस्ड एग्जांपल। एमआरपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹20,000 and the rate of abatement is 40%. Rate of duty is 12.5%. बताओ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला आपको, एमआरपी कितना था 20,000, अबेटमेंट कितना दिया हुआ है, अबेटमेंट रेट कितना है 40%। तो हमारी एक्साइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी 60% ऑफ 20,000। माइनस करके भी आ सकते थे, 8,000 या माइनस कर देते तुम लोग तो भी तो यही आता। रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, कितना आया 1500। तो ये कहलाता है एमआरपी बेस्ड। और ये सिस्टम केवल वहीं अप्लाई होता है जो गुड्स लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में कवर होते हैं। केवल ये सामान, ये केस केवल उन सामानों पर एप्लीकेबल होता है, उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर एप्लीकेबल होता है और प्रोड्यूस गुड्स पर जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में कवर होते हैं, जिसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 बोलते थे, अब हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 बोलते हैं। और हमारा एमआरपी बेस्ड सिस्टम केवल उन्हीं सामानों पर अप्लाई होता है जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में कवर होते हैं। ध्यान रहेगा, सारी चीज़ें कवर हो गई, हम लोग को यहाँ आना है, हम लोग को अब यहाँ से स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही, अब तक तो सब फालतू की चीज़ें चल रही थी। फिर से बोलते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी, वेट, साइज, लेंथ,
प्रोडक्शन कैपेसिटी नोटिफाइड गुड्स पर, इट इज़ मैंडेटरी नॉट एन ऑप्शन। कैसे लगता है प्रोडक्शन कैपेसिटी, असिस्टेंट कमिश्नर आपको आकर के बता देता है। किन सामानों पर, जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, फलाना डिबाका जो होते हैं उन चीज़ों पर लगता है। हाँ, स्टेनलेस स्टील के पत्ता पत्ती और एल्युमिनियम सर्कल पर कंपाउंडेड लगता है, बट इट इज़ एन ऑप्शन। ये ऑप्शन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी पर जाना पड़ेगा। टैरिफ वैल्यू मैंने बता दिया ये, और इसका जस्ट अपोजिट होता है अबेटमेंट यानी एमआरपी बेस्ड। इज इट क्लियर? पक्की बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करें हम लोग सेक्शन 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हटा दें। यानी अगर हमारे पास कोई सामान आता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या टैरिफ वैल्यू है या नहीं, क्या एमआरपी बेस्ड है या नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं है। तो आप आ जाएंगे किस पर? सेक्शन 4 पर। जहाँ सेक्शन 4 की बात आई तो एसेसिबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। सुन लो, पहले समझने की कोशिश कर लो। काटो अब कॉपी में से, इधर देखो, 2 पार्ट पे तोड़ देते हैं। एसेसिबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मालूम नहीं कौन सी, बट इफ एनी वन और मोर कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। हाँ बोलो। एंड देन गो टू रूल्स पे चले जाएंगे हम लोग। कहाँ चले जाएंगे? सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में ही आने वाला है। किसमें? ये ज़्यादा टफ नहीं है। ये उम्मीद है कि आज तुम लोग डेफिनेशन पार्ट देख लोगे। इसको स्टार्ट किया जाए। क्या होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, स्टॉप हो जाए थोड़ी देर के लिए। है
कोई दिक्कत हो तो टोना टोटका जरूर लगा देंगे। हाँ बोलो, मतलब टोक देंगे, नहीं है, चल सकते हैं। वेयर अंडर दिस एक्ट, ढंग से सुनना, वेयर अंडर दिस एक्ट द ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, तो हम वही तो पढ़ने भी जा रहे हैं। जहां पर ड्यूटी चार्ज होती है किस बेसिस पर, एड वैलोरम बेसिस पर। किस बेसिस पर, वैल्यू बेस्ड। Where under this act the duty of excise is chargeable on any excisable goods with reference to their value on each removal of the goods, on each removal of the goods, on each removal of the goods। याद करो तो मैंने तुम लोग को बताया था कि रिमूवल के समय ही टैक्स देना पड़ता है, न कि मैन्युफैक्चर के समय। मैन्युफैक्चर के समय ड्यूटी लेवी होती है और रिमूवल के समय पेबल होती है। इज इट क्लियर? ये याद आया होगा, क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे। ड्यूटी कब चार्ज होती है? प्रोडक्शन, ये रिमूवल नहीं होता, प्रोडक्शन होता है। और पेबल कब होती है? रिमूवल के समय। तो आज हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ रिमूवल। सर आपने हम लोग को तो बता दिया था ना, सेक्शन 43C में हम लोगों ने बताया था ना रिमूवल। आज तुम लोग कंप्लीट डेफिनेशन देखोगे प्लेस ऑफ रिमूवल की। अब तक दो ही चीज़ें जानते थे तुम लोग, फैक्ट्री, वेयर हाउस, लेकिन आज पूरी डेफिनेशन देखोगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ रिमूवल। तीन चीज़ें आती हैं उसमें। कितनी चीज़ें आती हैं? तीन चीज़ें आती हैं फिलहाल। अभी तक मैंने बताया वेयर अंडर दिस एक्ट इफ एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज चार्जेबल ऑन एनी एक्साइजेबल गुड्स विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू, देन ऑन ईच रिमूवल ऑफ द गुड्स, जब जब आप सामान निकालोगे तब तब टैक्स देना पड़ेगा इस बेसिस पर। जब जब आप सामान निकालोगे तब तब टैक्स देना पड़ेगा इस मेथड के हिसाब से। यानी एक दिन में आपने 4 बार रिमूवल किया, 2 दिन में 2 बार रिमूवल किया, तो जब जब आप रिमूव करोगे हर एक रिमूवल पर यू आर नीडेड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स, यू आर नीडेड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 4। इज इट क्लियर? ऑन ईच रिमूवल, देन ऑन ईच रिमूवल ऑफ द गुड्स सच वैल्यू दैट, कौन सी वैल्यू? हम उसी वैल्यू के लिए यहाँ बैठे हैं। अब वो वैल्यू बता रहे हैं कि हर रिमूवल पर ये वैल्यू कैलकुलेट करो। द वैल्यू दैट इन अ केस वेयर द गुड्स, सुन लो किताब में सब लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इन अ केस वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी फॉर डिलीवरी एंड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, where the goods are sold by the SSC at the time and place of removal, time of removal, place of removal से सामान निकल रहा है, तो हर एक रिमूवल पर ये वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी where the goods are to be sold, where the goods are to be sold। तो पहला मैंने बताया in a case where the goods are sold by the SSC for delivery at the time and place of removal, the SSC and the buyers are not related। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों रिलेटेड ना हो, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों रिलेटेड ना हो। The SSC and the buyer of the goods are not related and the price is the sole consideration for the sale। अरे बाप रे बाप। And the price is the sole consideration for the sale। Where the goods are sold by the SSC for delivery at the time and place of removal, and the buyer and the SSC are not related and the price is the sole consideration for sale, will be the transaction value। हमने तुमको, अच्छा गाना नहीं गा रहे हमने, कौन सा गाना था? हाँ देखो मालूम है, हमने तुमको दिल ये दे दिया। हमने तुमको सामान बेचा, क्या किया? किस पिक्चर का था? गुनाह। बहुत तैयार है, इसको एग्जाम की पूरी तैयारी कर चल रहा है, आएगा एग्जाम में। गुनाह किया क्या मैंने, वो भी आएगा तो पता चलेगा गुनाह किया बेटा, पिक्चर देखी तूने। हाँ क्या बोल रहे थे हम? पहला वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी, मैं क्या हम दोनों रिलेटेड हैं?
नहीं हम दोनों रिलेटेड है? नहीं करो, हाँ कहाँ से रिलेटेड हो? हम दोनों कोई रिलेटेड नहीं। टैक्स के हिसाब से बात करो तो वैसे ना, ऐसे तो रिलेशन निकलेगा ही निकलेगा। एक बंदा गया, दरवाज़ा खटखटाया, भिखारी निकला, सेठ कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कह रहे तुम्हारा हिस्सा चाहिए? तू कौन है? कह रहे तू भगवान की संतान है कि नहीं? कहा बिल्कुल हूँ। कहा मैं भी ऊपर वाले की ही संतान हूँ। तो हुए ना हम दोनों भाई, मुझे मेरा हिस्सा दो। कहा बात तो तेरी सही है। गया अंदर, 2 पैसा ले आया जो चलता नहीं है। कहा ये क्या दे रहे हो? मुझे मेरा हिस्सा दो। ये कह रहा तेरा ही हिस्सा दे रहा हूँ, तेरे जैसे 125 करोड़ और मेरे भाई बहन हैं, सबके हिस्से दूंगा तो तेरे हिस्से में यही आएगा। तो गलत बोला क्या? वैसे उसको 2 रुपया मिलता, अब 2 पैसे मिल रहा है। तो क्या हम दोनों रिलेटेड हैं? हमने तुमको सामान बेचा, बेचने वाले समय पर, जगह पे, समय पे मैंने वो सामान 100 रुपए के हिसाब से बेचा। क्या ये अनबायस्ड है या बायस्ड वैल्यू है? ये अनबायस्ड वैल्यू है। बायस्ड वैल्यू कैसे हो जाएगी? अनबायस्ड वैल्यू है, यानी द वैल्यू इज ओके। लेकिन मैंने तुमसे कहा सुन, तुमने कहा सुना, मैंने कहा वो 100 लीटर तेल हमको दे देना, तुम जो यूज़ करते हो, तुम्हारी फैक्ट्री है तेल की, 100 लीटर तेल मेरे यहाँ पहुँचा देना, 500 किलो गेहूँ पहुँचा देना, 1000 किलो शुगर पहुँचा देना। अगर मैं तुमसे इस तरह से बोलूँ, अच्छा सामान दे दो, 5000 रुपया दे दो, बाकी 2000 का सामान पहुँचा देना, इसका मतलब ये मैं जो बिल बना रहा हूँ कितने का बना रहा हूँ? 5000 का, जबकि सामान है कितने का? 7000 का। 2000 का सामान तो मैं पीछे से मंगा ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर मैं ये शो नहीं करता कि ये 2000 रुपये मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ और मैं बिल आपको 5000 का दे रहा हूँ, तो सरकार को मुझे ड्यूटी अब कितने पर देनी है? 5000 पर, जबकि जाती कितने पर? 7000 की। तो सरकार को चूना लगा या नहीं लगा? सरकार चाहती है हम चूना ना लगने दें, हम रूल बनाएंगे अपने, और अब आपको इसकी सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो जिस वैल्यू पर आप डील कर रहे हो सामने वाले से, उसी वैल्यू पर टैक्स चार्ज किया जाए, उसी वैल्यू को हम कोई डाउट में न रहते हुए उसी वैल्यू पर चार्ज कर दिया जाए टैक्स, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। और वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी एसेसिबल वैल्यू बन जाती है। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कब ट्रांजैक्शन वैल्यू बनती है? वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, and where the buyer and the SSE are not related and the price is the sole consideration for sale. If all these conditions are satisfied, then the transaction value will become the assessable value. If all these conditions are met, जब ये सारी कंडीशंस मिल जाएंगी तो हमारा क्या निकलेगा? पहला बताओ, where the goods are sold by the SSE for delivery, पहला कंडीशन। दूसरा, at the time and place of removal, दूसरी कंडीशन। buyer and sellers are not related, last condition, price is the sole consideration for sale. If all these conditions are met, then in that case the transaction value will be the assessable value. Now the consideration might be in terms of rupees or might be in terms of kind. कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं लिखा है ओनली मॉनिटरी कंसिडरेशन ना, हमारा चोरी करने का पर्पस नहीं है। आई हैव शोन इट, आई हैव मेड द इनवॉइस ऑफ ₹7,000 एंड आई हैव गिवन अ इंस्ट्रक्शन टू गिव मी ₹5,000 and 2,000 by way of in kind, then it means the transaction value is okay. बोल, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है? नींद आ रही है ना? ये तेरी आंखें भरी भरी बेटा इतना सोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं मानता हूँ बोझ है, इसीलिए मैं बड़ा पेशेंसफुली पढ़ा रहा हूँ, एम्फेसाइज कर करके पढ़ा रहा हूँ। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो नींद आनी ही आनी है। नहीं, ये कहते हैं पिलर खड़ा करना। ये पिलर जैसे पुल चलती है, ऊपर नीचे पिलर लगे रहते, ऊपर से गाड़ियाँ चलती, पिलर हटा दो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही तुमने भी पिलर लगा रखा है। इसको कहते हैं सपोर्ट लेना। क्यों? इसने दोनों हाथों का सपोर्ट लिया हुआ है। चलें बेटा, नींद आ रही है, अच्छी बात है, बस भगवान से मनाओ एग्जाम के नींद ना उड़े।
उसी दिन सबकी नींद उड़ती है एग्जाम देने के बाद, बस यही पेपर आया था, पढ़ा हुआ तो सब था, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लिए होते। जितना बार यहाँ मैंने रिवाइज़ करवाया है ना, कम से कम मैंने 8-10 बार रिवाइज़ करवाया है, चीज़ दिमाग में अब तक रट जाना चाहिए। पर्पज़ यही है कि सबसे अच्छा टॉपिक चल रहा है, इसी में ही बच्चे रोते हैं, इसी टॉपिक में वैल्यूएशन में आकर के गिरते हैं। देखो अभी तक तो हमारा वैल्यूएशन द एंड हो गया होता अगर मैं एक ही स्पीड से चलता, टेंशन ना लो। तो हाँ बोलो, मैंने क्या बोला? Where the goods are sold by the SSE for delivery at the time and place of removal, and buyer and sellers are not the related one, and the price is the sole consideration, then in that case the transaction value will be the assessable value. हाँ या ना? हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2, इन एनी अदर केस, इसका मतलब जब वी डोंट मेट, जब हम में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई, इन एनी अदर केस इंक्लूडिंग द केस वेयर द गुड्स आर नॉट सोल्ड, जब सामान नहीं बेचा जाता, क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी, नंबर 1 कंडीशन। जब सामान बेचा ही नहीं गया, सर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है क्या जहां पर सामान बेचा ना गया हो और हमको ड्यूटी देनी पड़े? बिल्कुल, आपने सैंपल दे दिया, आपने एडवर्टीजमेंट की तरह सामान को यूज़ किया, इसका मतलब आप सामान निकाल रहे हो लेकिन आप पैसा नहीं ले रहे। सरकार को तो भाई मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स चाहिए, आपने सामान बेचा या नहीं बेचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बेचने और ना बेचने पर तो सेल टैक्स लगता है, उसका एक्साइज ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता। एक्साइज ड्यूटी तो आपकी लग चुकी थी प्रोडक्शन के समय, हाँ कलेक्शन हम आपके रिमूवल पर ले रहे हैं। तो अगर आपने सामान नहीं भी बेचा है, यहाँ कोई कंडीशन मीट आउट नहीं हुई है, तो मैंने जो बोला बी द वैल्यू डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जब भी वर्ड आएगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जब भी वर्ड आएगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब गो टू रूल्स पर चले जाओ। जब भी एक वर्ड आ जाए एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, इसका मतलब उस एक्ट में कुछ ना कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड रूल्स बने हैं, वहाँ रूल्स को जाना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे रूल्स को, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को समझ में आ गया ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। कुल मिलाकर 4 शर्तें, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द एसएससी for delivery at the time and place of removal, buyer and seller are not related and the price is the sole consideration, then the transaction value will be the assessable value. And if any one or more conditions are not satisfied or the goods are not sold by the SSC, then in that case go to rules. Is it clear? सर एक बात बताइए, अभी तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा रिलेटिव्स का मतलब क्या, प्लेस ऑफ रिमूवल का मतलब क्या, सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या, और इन तीनों को देखने के बाद हम जाएंगे रूल्स पर। इज इट क्लियर? तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, प्लेस ऑफ रिमूवल की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? जो हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं, जो हम लोग एक बार देख भी चुके हैं। प्लेस ऑफ रिमूवल में 3 चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें आएंगी। प्लेस ऑफ रिमूवल कवर दीज 3 थिंग्स। प्लेस ऑफ रिमूवल विल कवर दीज 3 थिंग्स। पहला, अ फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस और अ प्रीमाइसेस। अ फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस और प्रीमाइसेस। अ वेयर हाउस और एनी अदर प्लेस और प्रीमाइसेस। अ डिपो। 3 चीजें, अ फैक्ट्री, एनी अदर प्लेस और प्रीमाइसेस, जहां पर सामान प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर होता है। अ वेयर हाउस और एनी अदर प्लेस और प्रीमाइसेस, जहां पर सामान बिना ड्यूटी के स्टोर किया जा सकता है। तीसरा, अ डिपो और कंसाइनमेंट एजेंट का प्रीमाइसेस। A depot, premises of a consignment agent or any other place from where the excisable goods are to be sold after their clearance from the factory. Is it clear? 3 चीजें बताई गई हैं प्लेस ऑफ रिमूवल के लिए। पहला बताया गया है फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस और प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर टू बी रिमूव्ड। दूसरा,
warehouse, a place, premises wherein the excisable goods are to be stored without payment of duty. तीसरा, a depot or a place of a consignment agent or any other place or a premises from where the goods are to be removed, after clearance from the factory. Is it clear? हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बोलो. मैंने अभी तक आपको दो ही चीज़ें बताई थी लास्ट क्लास में, फैक्ट्री और वेयरहाउस, लेकिन आज एक चीज़ और जुड़ गई, डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट और प्रीमाइसेस, जहाँ से सामान क्लियरेंस के बाद, फैक्ट्री से क्लियरेंस के बाद रिमूव किया जाता है सेल करने के लिए. चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्लेस ऑफ रिमूवल से अब कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना. ये प्लेस ऑफ रिमूवल्स है. ये क्या है? प्लेस ऑफ रिमूवल्स. अगर थोड़ा पेशेंस हो तो रिलेटिव की भी डेफिनेशन बता दें, अगर पेशेंस हो तो, क्योंकि जब मैंने बोला कि इसके बाद छुट्टी कर देंगे तो कई लोग की आंखें खुल गई थी और वो रिएक्शन भी देने लगे थे. फैक्ट्री और प्लेस ऑफ उनके मुंह से जवाब भी निकलने लगे थे. अब तक नहीं निकल रहा था. गलत नहीं ना बोल रहे? देखो रिएक्शन आया, नहीं बोल रहे थे. चले, प्लेस ऑफ रिमूवल देख लिया. रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं? मैं आज 3 पॉइंट बता दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव्स को पूरी तरह डिफाइन कर पाए. पूरा आधा घंटा लगेगा. रिलेटिव्स कौन होते हैं? सोचो ना, गैरों को डिफाइन करने में टाइम नहीं लगता, अपनों को डिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है. चलो, persons shall be deemed to be related if they are interconnected undertaking. नंबर 1 है पर्सन डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ दे आर इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग. दो ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वाई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके सारे पार्टनर यहां पर शेयर होल्डर हैं. इंटरकनेक्टेड है या नहीं? इस कंपनी के लोग इस कंपनी के बारे में डिसीजन लेते हैं. इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं? देखेंगे किस तरह से, उनके लिए पूरी लिस्ट बनी हुई है. if they are interconnected, if the organization or if they are interconnected, they are relatives. कौन से रिलेटिव? चाचा, मामा, नाना, काका, सारे लोग आएंगे. if they are relatives, पहला बताया, if they are interconnected undertakings or if they are relatives. amongst them the buyer is a relative and a distributor. buyer खरीदने वाला, buyer is a relative and उसको और जोड़ा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एसएससी. ये मेरे से बाय करता है सामान, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बाय करके डिस्ट्रीब्यूट करता है और मेरा रिलेटिव भी है. द बायर इज अ रिलेटिव एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एसएससी और सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर. आएंगे इस पर, देखेंगे. दे आर सो एसोसिएटेड, वो इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं. दे आर सो एसोसिएटेड that they have interest directly or indirectly in the business of each other. दोनों का एक दूसरे के बिजनेस में कोई ना कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है. They are so connected या associated that they have interest directly or indirectly in the business of each other. कुल मिलाकर ये 4 तरह के लोग हमारे रिलेटेड में आएंगे, रिलेटिव्स में आएंगे, रिलेटिव ना बोलो, रिलेटेड पर्सन्स में आएंगे. Who are the related person? Number 1, if the organization or the undertakings are interconnected, if they are interconnected undertakings, if they are relatives, if amongst them the buyer is a relative and a distributor of the SSC or sub distributor of such a distributor, and the last, they are so associated with each other that they have interest in the business of each other. Is it clear? ये कुल मिलाकर 4 तरह के रिलेटेड होते हैं. ये हम लोग देखेंगे रिलेटेड पर्सन्स को नेक्स्ट क्लास में. पूरे 2 पन्ने की इसकी डेफिनेशन आएगी. क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. तो आज हम लोगों ने बेस पूरा देख लिया. 6 तरह से वैल्यूएशन कर ली, स्पेसिफिक ड्यूटी के बेसिस पर, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, कंपाउंडेड लेवी के हिसाब से, टैरिफ वैल्यू के हिसाब से, एमआरपी बेसिस के हिसाब से, और लास्ट है तुम लोग का ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से. इज इट क्लियर? टाटा.